न्यूज के कार्यक्रम मंच में सीधे लिए चलते हैं। परिणाम कुछ और आ गए हैं तो चीजें बदल गई हैं उससे। ये मैंने सुना था कि आपका लास्ट लाफ समझो कि आप ही की हुई, क्योंकि अगर आपने कहा था कि हर स्टेट में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, और एक वजह है जो आप समझाइए क्यों नहीं हुआ। मैंने ये बात इसलिए कही कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना और उसमें अक्सर ये बात कह रहे थे लोग कि जो भी मतदान हुआ है वो परिवर्तन के लिए हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जनता का वोट पड़ा और जनता ने बीजेपी को चुन लिया। छत्तीसगढ़ में जहां पर बहुत ही उम्मीद थी कि सरकार दोबारा लौट करके आ जाएगी, बाद में ये कहा गया कि जनता परिवर्तन चाहती थी, मतदान हुआ वहां। तेलंगाना में भी परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश में समाजवादियों का साथ होता तो परिवर्तन वहां पर भी होता। इसीलिए मैंने कहा सबसे चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए कि अगर जनता परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है तो आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर आकलन करेगी कि आपने कभी उन्हें घोषणा पत्र दिया था। और मुझे याद है जो पहला घोषणा पत्र बना था 2014 के चुनाव में, उन्होंने कहा कि देश में हम नए शहर बनाएंगे, और जिस समय बजट आया तो नए शहर बनना तो दूर, स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देश की जनता सोचेगी कि कितने शहर उनके स्मार्ट हो गए हैं। और फिर जब कभी भी परेशानी या संकट आया तो बीजेपी ने अपने मुद्दों से बचने के लिए कभी थाली बजवाई, कभी ताली बजवाई, और अब जगह जगह गारंटी का होर्डिंग लगा हुआ है। मुझे लगता है कि अब जनता से वो घंटी बजवाएंगे। तो ये तमाम उन्हें जो पुराने वादे किए थे, अगर पुराने वादे याद दिलाए जाएंगे, और जो सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमला देने में होशियार है, तो अब उन्हें परीक्षा देनी है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है कि जब मतदान होगा तो परिवर्तन का होगा, तो इसलिए चिंता का सवाल उनके लिए बड़ा है। अखिलेश जी, आपकी लड़ाई ज्यादा मोदी जी से है या छोटे मोदी से है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और ये जो नए नए नारे दे रहे हैं, आजकल आपने सुना होगा कि कह रहे कि घर घर नल, लेकिन ये बात भूल जाते हैं घर घर बेरोजगार नौजवान बैठा है। 10 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी होगी जितनी इस सरकार में बढ़ी है। तो आखिरकार उनका उसके लिए उनके पास जवाब क्या है? लेकिन आपके हाजिर जवाब तो बहुत अच्छा होता है। असेंबली में आप क्या उनको क्या बोलते हैं, MBBS बोलते हैं, वो आपको कुछ बोलते हैं। तो इस तरह का जो आपका चल रहा है मोमेंटम उनके साथ, तो लगता है कि ही इज़ योर मेन, अगर देखा जाए जो मछली की आंख, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं आपके लिए। हमारे लिए नहीं, दिल्ली वालों के लिए भी। अब दिल्ली वालों को सोचना है कि उनकी वजह से वोट उनके खिलाफ पड़ेगा कि यूपी वालों की वजह से उनके खिलाफ वोट पड़ेगा। बीजेपी में भी दिल्ली वाले हैं जो थोड़ा सा उनको चिंतित हो रही होगी कि योगी की इतनी राइज हो रही है। राइज का सवाल नहीं है। सवाल ये कि अगर दिल्ली वाले कोई सपना बड़ा दिखाते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश वाले और बड़ा सपना दिखाने लगते हैं। आज ब्लैक कुर्ता, उन्होंने दिल्ली वालों ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की दिल्ली वालों ने, तो हमारे उत्तर प्रदेश के वालों ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया, फिर एक और इन्वेस्टमेंट मीट की। या फिर ब्लैक तो जो दिल्ली वाले करते हैं उससे बड़ा लखनऊ वाले करते हैं। रोड टू दिल्ली तो लखनऊ के ही थ्रू होता है। लेकिन ये जो आजकल जो विमेन वोटर है उसको लेके काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे वो लाडली बहना स्कीम होए। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि आंकड़े कुछ और बताते हैं।
सच्चाई कुछ और है, बीजेपी प्रचार कुछ और करती है। अगर ये बात बीजेपी मानती है कि लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तो उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री मामा को क्यों हटा दिया? चलो, वो मामा विरोधी पार्टी है, आप चाचा विरोधी पार्टी है। अब कोई विरोध किसी से नहीं बचा है, अच्छा। सब साथ आ गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर उसी योजना से सरकार बनी है उनकी, तो आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और दूसरा सवाल यह है कि अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का भी नाम आता है। तो एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, आज महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, आज महिलाओं को पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। आप नारी बंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो महिलाएं थी, बहनें थी, उनके साथ व्यवहार हुआ। डायल 100 जो सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसमें महिलाएं काम करती थी। वो अपनी मांग को लेकर के आई, उन्होंने कहा कि केवल हमें 3,000 रुपए बढ़ा दिए जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना उन्हें। वो धरना प्रदर्शन करनी थी, आंदोलन में बैठी थी। सोचिए, सर्दी में पुलिस उठा ले गई और जो सर्दी बचाने के लिए उनके पास कपड़े थे, चाहे वो रजाई थी, गद्दा था, सब सरकार के लोगों ने छीन लिया। ये क्या नारी का सम्मान है? और केवल एक घटना नहीं, आप आंकड़े देखिए उत्तर प्रदेश के। कल ही राजधानी लखनऊ में क्या हुआ, एक बेटी के साथ कैसा व्यवहार हुआ। जो लोग ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस नारा नहीं, जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई है इनकी। पर ये क्या बदला कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, नेताजी ने तो उसका विरोध किया था, लेकिन आपकी पार्टी ने उसका समर्थन किया। तो कुछ हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी टाइम से बदल रही है, अखिलेश के नेतृत्व को लेकर थोड़ी प्रोग्रेसिव हो रही है। समाजवादियों का हमेशा गलत प्रचार हुआ है। नेताजी और समाजवादी पार्टी कभी भी महिला विधेयक के खिलाफ नहीं थे। और हमें याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि महिलाओं को भी हम पिछड़े में शामिल कर करके चलें। और जब कभी भी बिल आया तो हम लोगों ने कहा कि कुछ संशोधन हम लोग चाहते हैं। और वो बात आज भी हम वही कह रहे हैं कि जब तक पिछड़े दलित महिलाओं की आबादी का उसमें नहीं होगा, मुस्लिम अल्पसंख्यक बहनों का आरक्षण नहीं होगा, तब तक हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। और दूसरा, नेताजी जो सुझाव देते थे कि आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व मत करिए, आप पार्टी को कहिए कि पार्टी इतनी महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी, उनके लिए कुछ निश्चित करिए सीटें। तो आज भी हम उस मुद्दे पर हैं, महिला विधेयक आए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसके पक्ष में हम लोग हैं। ये ओबीसी कार्ड को लेके, जैसे कि आपने कहा, बीजेपी कह रही है कि हमारे पास वी हैव द ओनली यादव चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री, तो बीजेपी से है। ओबीसी कार्ड कांग्रेस भी ट्राई कर रही है। तो आपको लगता है कि जो आपका जो है स्ट्रांग पॉइंट, वो बाकी पार्टियां घेर ले रही हैं चुनाव में? क्योंकि जो जनता को पसंद है वो बात तो कहेगी पॉलिटिकल पार्टीज। इधर अच्छी बात है, और सबसे बड़ा चमत्कार इस बात का हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी जाति जनगणना की बात कर रही है, और पूरा देश इस पक्ष में आ गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना होगी तभी सामाजिक न्याय संभव है। चाहे वो मंडल कमीशन के तहत अगर आरक्षण मिला हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। हमें उम्मीद है कि देश के ज़्यादातर दल अब जाति जनगणना के पक्ष में आ गए हैं, और कुछ दिनों के बाद जब कभी सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ बहुत सारे दल ऐसे होंगे जो इस पक्ष में आएंगे। और जब कभी सेंसस होगा तो उसमें जाति जनगणना शामिल की जाएगी, जिसमें पिछड़ों की भी जाति गिनी जाएगी। और हमारी पहले दिन से मांग रही है समाजवादियों की कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। पर आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा, जब कांग्रेस बात करती है, जो आपका जो मैस्कॉट है जाति जनगणना के लिए आपकी इंडिया अलायंस का, उसमें थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिसिंग है? कांग्रेस के लिए कभी स्वीकार नहीं करेगी जनता। अगर हम पुराना इतिहास उठा करके देखें, इस देश में 1931 तक जाति के आधार पर जनगणना होती थी। और जब मंडल कमीशन बना था तो 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कमीशन की रिपोर्ट तैयार की थी। और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले अगर किसी ने जाति जनगणना को रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद से आज तक जाति जनगणना नहीं हो पाई। मुझे वो दिन भी याद है जब लोकसभा में
सेंसस को लेकर के कास्ट बेस्ड सेंसस हो, उसके लिए बहुत सारे दल सामने आए थे। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे, लेकिन जब सेंसस हुआ तो जाति गणना नहीं कराई गई। तो कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी है कास्ट सेंसस को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, मैं समझता हूं जनता उससे सहमत नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना कि कांग्रेस की काफी चीजों से जनता सहमत नहीं है, और आपके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वो भी लोग सहमत नहीं है। सो हाउ आर यू गोइंग टू हैव अ क्रेडिबल अलायंस? आप खुश हैं इंडिया अलायंस से? अभी जो हार हुई है उससे कांग्रेस के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कास्ट सेंसस होगी। पर किस तरह का बदलाव, थोड़ा समझाइए, किस तरह का बदलाव? उनके एटीट्यूड का आपको लगता है कि जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है वो बदला है? पहले कुछ अहंकार दिखाई देता था, अब अहंकार खत्म हो गया है। पर अब आपकी तरफ से अहंकार आ रहा है, वो आपको इनवाइट करते हैं, आप लोग जाते नहीं है, तो क्या अब आप लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं? देश के लिए और बदलाव के लिए कभी अहंकार नहीं हो सकता, और राजनीति करने वाला कभी अहंकारी नहीं हो सकता है। तो समाजवादी लोग कभी इस तरह का काम नहीं करते कि अहंकार दिखाई दे। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है कि सभी दलों को कैसे साथ लाएं, और वो एक कोशिश होती अगर अभी जो हाल में चुनाव हुआ है तो देश को परिणाम दूसरे मिलते। आपने नेगोशिएशन तो किया था, आपने डील किया है, राहुल से भी डील किया है, प्रियंका से भी, तो आपको लगता है उस समय, आई नो कि देयर वाज अ लॉट ऑफ, उन दोनों का एटीट्यूड का भी थोड़ा सा इशू होता था आप लोगों के साथ, क्या आपको लगता है कि खारगे के साथ डीलिंग थोड़ी बेटर होंगी, उनका एटीट्यूड थोड़ा उतना नहीं होगा जो इतना गांधी परिवार का है? तो अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब बातचीत होगी तब बात रखूंगा उस पर। जब बातचीत कब होगी और सीटों में कैसे बंटवारा होगा? हमें उम्मीद है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जब भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, बहुत से दलों को साथ लाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने पहले गठबंधन किया और दूसरे दलों को साथ लाए, इस बार भी उसी तरीके से इन दलों को साथ लाने का काम करेंगे। पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता गठबंधन वाला नहीं है। अगर सोनिया गांधी का वो फेमस 272 कमेंट देखा जाए, वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुलायम सिंह यादव नेताजी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। आपने जब उनसे गठबंधन की कोशिश करी तो आपने उनको 100 सीटें दी, बड़े दिल की दोस्ती की, मैं आपके वर्ड्स यूज कर रही हूँ, उन्होंने वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये गठबंधन बन ही नहीं रहा है, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं बनाने की? गठबंधन इसलिए बनेगा, इस देश का किसान चाहता है खुशहाली आए। बीजेपी के लोगों ने यह सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। पूरे देश में कहीं किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, और अभी धान खरीद हुई है, किसानों का धान नहीं खरीदा गया। लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और इतनी छूट दे रही है कि वो किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इस हद तक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि उन्हें अपनी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। आज की महंगाई में जो उन्हें लागत के हिसाब से मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और लगातार जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सब बेची जा रही हैं। तो अगर सारे सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो नौकरी और रोजगार कहाँ मिलेगा? इसी तरीके से जो बड़े बड़े काम इंफ्रास्ट्रक्चर के होने चाहिए थे, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं। सड़क बनाने के मामले में खासकर उस विभाग के जो मंत्री हैं गडकरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देश में कई जगह एक्सप्रेसवेज या 4 लेन बने हैं सड़क NHAI के माध्यम से, लेकिन वो प्रदेश जो प्रधानमंत्री बनाता है, उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, वहां एक भी दिल्ली वालों ने एक्सप्रेसवे नहीं दिया। अगर उनका झगड़ा दिल्ली में है तो उत्तर प्रदेश की जनता क्यों सफर करे? अगर ये दावा करते हैं कि दिल्ली से मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है एक्सप्रेसवे का, वो 1 लाख करोड़ का है, और भी एक्सप्रेसवे बने हैं तो मैं मान लूं 1.5 लाख करोड़ खर्च हो चुका है, और एक्सप्रेसवे में 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है केवल एक्सप्रेसवे में। मैं NHAI के बजट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश मांग रहा है एक्सप्रेसवे, तो आपने उत्तर प्रदेश के लिए बजट क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश जो एक्सप्रेसवे बना रहा है अपने संसाधन से बना रहा है, दिल्ली वाले बजट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर दिल्ली वाले बजट दे देते एक्सप्रेसवे के लिए
तो शायद वहां का बजट वहां के किसान और नौजवानों के लिए मिल जाता। दिल्ली वाले बताएं, जहां से प्रधानमंत्री बनते हैं वहां पर दिल्ली सरकार ने कौन सा एक्सप्रेसवे दिया है? आज बिजली खरीदनी पड़ रही है, बिजली महंगी है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसान खरीदे, चाहे व्यापारी को मिले, चाहे घरों में बिजली जाए, आज बिजली महंगी है। दिल्ली वालों ने एक भी बिजली का कारखाना क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लगाया? और बिजली का कारखाना अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया है तो जो बिजली का बजट होता है, जो कोटा होता है हर स्टेट का, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो उत्तर प्रदेश के बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया गया? आज स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब पहलू जब हम देखते हैं और विचार करते हैं तो गठबंधन बनेगा, क्योंकि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता बहुत दुखी है, जनता बहुत परेशान है, उसके मदद के लिए गठबंधन बनेगा। पर ये आपने सही बोला कि प्राइम मिनिस्टर का एक्सप्रेसवे लखनऊ से ही आता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, इसीलिए शायद नीतीश कुमार भी आजकल यूपी देख रहे हैं, फूलपुर से कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे। आप उनका स्वागत करेंगे अगर वो सोचेंगे यूपी? उत्तर प्रदेश इतना अच्छा स्टेट है, कोई भी बड़ा लीडर आता है उसका स्वागत करता है उत्तर प्रदेश। पर समाज और गुजरात के लोगों को यह पता होता है कि गुजरात से ही लड़कर के प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद उत्तर प्रदेश कोई नहीं आया होता, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि उत्तर प्रदेश आने के बाद ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। लेकिन नीतीश कुमार का आना, आपको लगता है कि जो आपका इंडिया अलायंस है उसका कोई शक्ल फेस नहीं है, प्राइम मिनिस्टरियल फेस छोड़िए, कोई भी लीडर नहीं बन रहा है, क्या नीतीश कुमार बी दैट कन्वीनर तौर से, खारगे जी, कोई आपको लगता है इस तरह से कोई बन सकते हैं? नहीं, मैंने कई बार कहा कि जो हमारा गठबंधन है उसके पास चॉइस है। आप यंग चाहें तो यंग मिलेगा आपको, कोई ओल्ड एज का आपको प्राइम मिनिस्टर पद चाहिए वो भी मिल जाएगा, महिला चाहिए वो भी है, कास्ट का चाहिए तो वो भी है। बीजेपी के पास क्या चॉइस है? कोई चॉइस नहीं बीजेपी के पास। बीजेपी के पास चॉइस ही चॉइस है। आई मीन दे डोंट नीड अनदर चॉइस अपार्ट फ्रॉम मोदी। लेकिन उनके खिलाफ कौन है आपका? जब परिणाम आएगा और प्रधानमंत्री की रेस शुरू होगी तो अपने आप नाम सामने आ जाएगा। ज्यादा ही कुछ नाम सामने आएंगे ना, प्रॉब्लम ये है आपकी जो खिचड़ी बनती है उसमें ही सारा कोई ना कोई तो आएगा ही। और पहले भी इतिहास गवाह है, जिस समय परिवर्तन हुआ है तो बहुत सारे दल मिलके लड़े, और जब प्रधानमंत्री की बात आई तो आपस में बैठ करके किसी न किसी को एक प्रधानमंत्री के पद के लिए तय कर दिया गया। हमें उम्मीद है चुनाव के बाद देश को प्रधानमंत्री अपने आप मिल जाएगा। जब आप कांग्रेस के साथ बैठते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो आपको ये नहीं याद आता कि यही लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ ईडी का केस शुरू किया था? आप मोदी को क्यों कोसते हैं? केस तो इन लोगों ने शुरू किया था। मैं देश के हालात को देखता हूं तो जो कांग्रेस का रास्ता था उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस भी खत्म हो गई थी, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। ये तरीका कांग्रेस का था एक जमाने में, ईडी, इनकम टैक्स और इस तरह के लीडर्स की जांच कराने का। तो उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से ही सीखा ये सब कुछ। तो फिर आप कांग्रेस के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं? अब कांग्रेस में सुधार है, मैं समझता हूं। अच्छा, तो ये नहीं कि पोस्ट पोल अलायंस आप लोगों को सूट करेगा, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। सीट कैसे आप सीट गठबंधन डिसाइड करेंगे? 3-4 महीने तो बचे हैं चुनाव के लिए। ये नहीं है कि पोस्ट पोल करें, वो आपको ज्यादा सूट करेगा? अब क्योंकि आने वाले समय में मीटिंग होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हो जाएगी। ये भी एक पहलू हो सकता है। बहुत जल्दी मीटिंग होने जा रही है, तो उन पहलुओं पर चर्चा हो जाएगी कि कैसे सीट किसको कितनी मिलनी है, कौन लड़ सकता है, उसका भी मैं समझता हूँ बैठ के सहमति बना लेंगे। पहले भी आपने कांग्रेस के लिए 2 सीट तो आप छोड़ते ही हैं, उनके जो उनकी जो वीआईपी सीट्स हैं, कुछ ऐसा आप उनको कितनी सीट्स देंगे? जैसे जितना हक है उतनी सीट्स, तो कितना हक लगता है आपको कांग्रेस का? पूरे सम्मान के साथ सीटें मिलेंगी। ये सम्मान वैल्यू हो रहा है या डी वैल्यू हो रहा है? अब सम्मान संख्या से तो नहीं हो सकता सम्मान के साथ सीटें मिलेंगी उन्हें। जैसे कि सम्मान के लिए बुलाया है तो आप एक छोड़ के दूसरी मीटिंग में जाते हैं, तो उसी तरह का सम्मान मुझे लग रहा है होने वाला है। क्योंकि वहाँ सीटों का जब बंटवारा होगा तो जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसके पास अच्छा समीकरण होगा, उसी पे विचार किया जाएगा।
अखिलेश जी, मैं आपको नेताजी के बाद मेरे ख्याल पहली बार ही शायद मिल रहे हैं हम, तो थोड़ा सा उनके बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा याद होता है उनके बारे में? व्हाट डू यू फील मिस मोस्ट अबाउट हिम? पर्सनल थिंग, पॉलिटिकल नहीं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी आज दिखाई दे रही है, ये नेताजी की देन है। नेताजी ने जीवन भर संघर्ष कर करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। नेताजी की विरासत में हम लोगों को ये आंदोलन मिला है। ये हमारी इस और समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाएं और आगे कैसे लेकर के जाएं। जहाँ तक नेताजी का सवाल है, मैं समझता हूँ वो देश के उस कड़ी के नेता थे जो जमीन से लेकर के ऊंचाइयों तक को जानते थे। वो हर समाज की हर दुख दर्द को समझते थे, और सबसे बड़ी बात नेताजी के साथ थी कि वो अपने गांव और किसान को कभी नहीं भूले। यही मैं समझता हूँ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एट दिस थिंग तो थोड़ा सा आपका पर्सनल लॉस भी हुआ, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं था। यू ऑल्सो, मुझे याद है कि आपने अपना नाम भी खुद, जब आप स्कूल में गए थे तो आपने खुद ही अपना नाम चूज किया था, अखिलेश। तो इस तरह से पर्सनली क्या कनेक्ट था आपका कुछ उनको? नहीं, पर्सनली क्या, एक फादर और बेटे का जो कनेक्ट होता वही रहेगा। वाज ही वेरी स्ट्रिक्ट? क्या आपको डर लगता था उनसे जब बच्चे थे? स्ट्रिक्ट थे? कैसे थे? देखिए, स्वाभाविक है, आज के ज़माने के बच्चे अलग हैं, लेकिन जिस ज़माने में हम लोग थे पेरेंट्स से डरते थे, लेकिन इस ज़माने के बच्चे लगता है पेरेंट्स से नहीं डरते हैं। तो अर्जुन और टीना और आदित्य नहीं डरते आपसे? नहीं, इस ज़माने के बच्चे पेरेंट्स से डरते ही नहीं है। पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से। इस ज़माने के बच्चे बहुत आगे हैं। और थोड़ा सा आपके बारे में, आई एम टोल्ड कि आप जिम बहुत करते हैं, लेकिन सुबह सुबह आप खुद अपनी चाय भी बनाते हैं जिम करने से पहले। नहीं नहीं, देखिए, चाय बनाने से लगता है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये शौक मेरा पुराना हॉस्टल का है। जब हम लोग हॉस्टल में थे उसी समय का शौक है। तो जो लोग अपनी चाय खुद बना करके पीते हैं वो कभी भी दूसरे के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पी पाएंगे। इसीलिए आपने चाय नहीं छुई अभी तक। और अखिलेश, थोड़ा सा अभी तो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जब बीच में थोड़ा सा टाइम था कोविड के टाइम, आप क्रिकेट का बहुत शौक है आपका, आपने खेला क्रिकेट। थोड़ा सा हमको अपने शौक के बारे में बताइए। हाउ डू यू रिलैक्स? देखिए, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, और एक टाइम था जब टाइम मिला करता था, इस समय टाइम नहीं मिलता है। और स्पोर्ट्स से मैं हमेशा जुड़ा रहा। मैं स्कूल टाइम में भी अपने ज़्यादातर स्कूल की जितनी भी टीम थी उन हर गेम में था। और मैं धन्यवाद देता हूँ मिलिट्री स्कूल के उस एटमॉस्फेयर को, जहाँ पर बच्चों को हर खेल खेलने का मौका मिलता था। हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, और सभी गेम, स्विमिंग है, एथलेटिक्स में, सभी में हम लोग हाउस के माध्यम से पार्ट लेते थे। और इधर मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी को, जिन्होंने हमारा घर छीना, क्योंकि वहाँ बैडमिंटन कोर्ट हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो कभी कभार शाम को बैडमिंटन खेल लेते थे, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं आजकल, मुश्किल है बाहर जाना। तो बैडमिंटन कोर्ट उन्होंने छीन लिया हमारा। उसके बाद से हमने एक लॉन टेनिस का कोर्ट बना लिया। तो बीजेपी को धन्यवाद दूंगा कि इस उम्र में मुझे लॉन टेनिस सीखने का मौका मिला, और सीखे इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हमारा घर छीन लिया। टेनिस में एक बैक हैंड स्ट्रोक होता है, तो मेरे ख्याल में ये एक बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप बीजेपी को। नहीं, अब तो गेम ही आ गया है, तो बैक हैंड और सभी गेम ही सीख गया मैं, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन एक क्रिकेट टीम होती तो आपका ओपनिंग बैट्समैन आपको कौन लगता है? फास्टेस्ट रनर कौन है उसमें? थोड़ा हम इसको अगर क्रिकेट टीम की तरह देखें, और कोच अगर कौन इंडिया है? टीम होती तो ओपनिंग तो मैं ही करता फिर। अरे ओपनिंग का इंतजार कौन करता है, खुद ही जाते हैं हम लोग। आप ये कहिए बॉलर कौन होता? आप बताइए। आपके हैं एक बॉलर यूपी में बैठे हैं। वो तो खैर बॉलिंग नहीं है, वो ना, उनकी मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा। हालांकि उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं कि वो योगा कैसे कर रहे थे, लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने देखा हवा में 2 बार बल्ला घूमा, तब बॉल को मारा उन्होंने।
और जो बॉल उनको खिलाई गई वो 1 टप्पा 2 टप्पा, तीसरे टप्पे पे आकर के तब उन्होंने मारा। स्पिन नहीं था बॉल में? नहीं, 1 टप्पा 2 टप्पा, तीसरे टप्पे पे मारा उन्होंने। अच्छा। तो सोचिए ये खेलेंगे खेल। तो अगर आप फास्टेस्ट रनर हैं तो आपका दूसरी तरफ से कौन आपको सपोर्ट कर रहा है रनिंग में? कांग्रेस? अब गठबंधन बन जाएगा तो बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे साथी हैं, सब साथ आएंगे। नहीं, मैंने देखा आप नए साथी भी ढूंढ रहे हैं। आप हरियाणा भी गए थे, आप राजस्थान में भी आपने टाइप किया है। मुझे सुना है कि कई लोगों ने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी तो रीजनल पार्टी है, तो इसको देख के थोड़ा सा आपको हो गया कि वी आर नॉट रीजनल पार्टी, एंड आप बाकी प्रदेश में भी हैं। नेताजी की कोशिश रही कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, और इसी तरीके से दूसरे प्रदेशों में जब जाएंगे तभी पार्टी बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोगों पर वक्त है, इसलिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। एक बार चुनाव शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में जब हम लोग गए, वो इसलिए गए क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जनाधार था। एक समय था समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक जीते थे। हालांकि हम जीत नहीं पाए इस बार, क्योंकि इस समय हमें नहीं मिला, और परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस ने कहा कि हम अलायंस में ले लेंगे, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश नहीं की वहाँ। और अलायंस जब टूट गया तो आखिरी वक्त पे हमें अपनी सब तैयारी करनी पड़ गई। तो जब आखिरी वक्त पे आपने तैयारी की तो हमारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि देश के दूसरे हिस्से में जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन था वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, और भविष्य में समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। अच्छा, आपने मैंने देखा था जो रैट माइनर्स थे, जो उनसे भी आप मिले, जिन्होंने रेस्क्यू टीम करी थी, और उन सबको आपने मेरे ख्याल में थोड़ा चेक भी दिया था। तो उसके वो मीटिंग के बारे में व्हाई डिड यू रीच आउट टू देम? मुझे याद है, और बहुत सारे साथियों को याद होगा अगर कभी फॉलो किया हो उस न्यूज़ को। उत्तराखंड में एक बार कई घटना हो गई, और मुझे याद है कि इससे पहले की घटना मैं बताना चाहता हूँ कि एक माँ ने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया और बेटे को ये बताया कि पीछे से पानी आ रहा है और आप यहाँ से निकल जाओ, अगर नहीं निकलोगे तो आपके साथ साथ जितने लोग हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो खबर मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी थी, बहुत छोटी खबर, और उस माँ की वजह से, अपने बेटे को जो फ़ोन मिलाया उसकी वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। तो उस समय समाजवादी पार्टी ने उस माँ का सम्मान किया था, और समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से 5 लाख रुपए दिए। इधर जब ये घटना हुई और मजदूर फंस गए, शुरू में लोग टीवी पे थे, देखते थे, हर दिन खबर को फॉलो कर रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये नहीं बचेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार का प्रयास रहा और कई एजेंसियां वहां काम कर रही थीं, उसकी वजह से उनकी जान बच पाई। और जान तब बची जब किसी ने ये सुझाव दिया कि जब मशीन से नहीं निकाले जा सकते हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो रैट होल माइनर्स को बुलाया जाए, अगर उसके माध्यम से कोशिश होगी तो वो जान बच जाएगी। उसके बाद जो जान बची, उन मजदूरों से सब लोग मिले, देश के प्रधानमंत्री जी ने बात की, वहां के मुख्यमंत्री ने सम्मान किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन सभी मजदूरों जिनकी जान बची उनका सम्मान किया। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिरकार जिसने जान बचाई है, जिन लोगों ने जान बचाई, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। कभी ये पूछे जिनकी जान बची है तो उनके लिए जान कितनी अनमोल थी। तो जान बचने वालों से ज़्यादा जान जिन्होंने बचाई उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैंने वो रेड होल माइनर्स को बुलाया और उन सब का सम्मान किया मैंने। और मैंने सरकार से कहा कि अगर आप उनके सम्मान कर रहे हैं जिनकी जान बची है, तो इनकी भी आपको मदद करनी चाहिए, इनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, हमारी बात क्यों सुनेंगे वो? उन्हें क्योंकि तस्वीर और फोटो खिंचवानी थी, जान बची उनकी तो मदद की उन्होंने, लेकिन जिन्होंने जान बचाई उनकी मदद नहीं की। ये दुख की बात है, ये निंदनीय बात है कि सरकार को सामने आना चाहिए, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको बधाई देनी चाहिए। एक्चुअली हम भी आज, अगर आप रुकेंगे तो वी हैव आल्सो इनवाइटेड देम फॉर आवर कॉन्क्लेव टुडे। Oh, that's great.
अखिलेश, थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट यू ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी को मैंने देखा, ये ऑलवेज अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये समाजवादी पार्टियों के बारे में जो पुराना था, पहले तो कंप्यूटर्स नहीं होते थे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, आपके आने के बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ द पार्टी इज नाउ कीपिंग अप विद इट। वाज इट वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एवरीबडी? कभी कभी ये लगता है उत्तर प्रदेश को देख करके कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा किसी और के बारे में बात करना चाहिए। मुझे याद है मैंने 20 लाख लगभग लैपटॉप बांटे थे, और आज भी मैं मिलता हूं लोगों को तो कोई ना कोई मुझे कहानी बताता है कि उस लैपटॉप से कैसे उसकी मदद हुई है। कल ही शाम को मैं एक जामिया के प्रोफेसर से मिला हूं। वो प्रोफेसर बोले कि जब आपकी सरकार में मुझे लैपटॉप मिला था, उसी से मेरी मदद हुई है और आज मैं यहां पहुंच गया हूं। मुझे एयरपोर्ट पे कई लोग टकराए, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पे, वो कहते हैं कि कभी लैपटॉप आपने दिया था, उससे हम यहाँ पढ़ाई कर करके यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो उस जमाने की बात थी। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो बहुत सी चीजें योग से ठीक करना चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय पूरा देश योग कर रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी भी योग कर रहे थे, और उनका योग करते हुए हमने देखा था। और मैंने उस समय कहा कि अगर ये योग नहीं आता है आपको, तो आपको किसने रोका था? अनुलोम विलोम कर लेते, उसमें नहीं पकड़े जाते आप। तो समाजवादी पार्टी ने वन ऑफ द बेस्ट पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया, डायल 100। मुझे याद है जब मैं सरकार में था तो प्रोफेसर वेंकट को मैंने सलाहकार बनाया, और प्रोफेसर वेंकट से मैंने कहा कि आप दुनिया में जहां सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है पुलिस का, वो यूपी को दीजिए। वो न्यूयॉर्क गए, NYPD का उन्होंने हेडक्वार्टर देखा, उसका ह्यूस्टन पुलिस का हेडक्वार्टर देखा, वो फिर सिंगापुर टीम को लेकर के गए, सिंगापुर की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा, और उत्तर प्रदेश के हर लेवल पे जो अधिकारी काम करते हैं उनसे बातचीत की, और उन्होंने डिज़ाइन किया। मुझे याद है मैंने 9 महीने में डायल 100 रिस्पांस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया यूपी में, और वो आज भी सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम है देश का, आज भी। उसके बाद महिलाओं के लिए हमने एक विशेष योजना चलाई थी, 1090 पावर वुमेन लाइन। उसका एप्रिसिएशन सुप्रीम कोर्ट से भी मिला था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो उदाहरण उत्तर प्रदेश है 1090। केवल यही नहीं, और चीजों को भी, पुलिस को पहली बार उत्तर प्रदेश में और देश में अगर किसी ने ट्विटर हैंडल दिया था तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार थी, कि सभी पुलिस अधिकारियों के पास ट्विटर हैंडल था जो आम जनता है वो उन्हें टैग कर सकती थी। तो लेकिन अब तो हमें ये लगता है कि टेक्नोलॉजी से सरकार नहीं बनती है। आप सड़क पे जानवर घूम रहे हैं उनको बचाओ, सांड की बात करो, गाय की बात करो, गोबर की बात करो, तब सरकार बनती है। तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी भूल करके हम लोग भी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। जाति जनगणना हो तभी सामाजिक न्याय संभव है। तो ये मंडल और कमंडल आप वापस ला रहे हैं, इसमें मंडल कमंडल नहीं है, ये समाज को, समाज का, मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने कहा कि समाज की एक्सरे की जरूरत है, जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने जाति जनगणना को कहा कि समाज की एक्सरे की जरूरत है। मैंने कहा एक्सरे पुराना हो गया है, अभी तो सीटी स्कैन और MRI की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर कौन होगा ये सब एक्सरेस पढ़ने के लिए? ये जनता चुन करके भेजेगी इस बार। ये थाली और ताली वाले हटेंगे, ये जो गारंटी के नाम पे घंटी बजा रहे हैं ये भी हटेंगे। लेकिन अखिलेश जी, आप कहते हैं उनको योगा नहीं आता, पर जो भी वो कर रहे हैं वो चल रहा है ना, चाहे योगा हो, चाहे कोई योग हो, कुछ और हो। इसमें क्या आपको लगता है कि आपको भी 1-2 आसन कर लेने चाहिए? लेकिन आसन कर करके और परफेक्ट होकर के आसन अगर आपको आता है तो आपको लाइव टीवी रखना चाहिए, और अगर आप नहीं परफेक्शन में तो आपको चुपचाप अपने कमरे में करना चाहिए। तो ये लड़ाई आप किस लेवल पे होगी जो 2024 का चुनाव होगा? ज़्यादा हिंदुत्व में होगा या ज़्यादा आप, क्योंकि आपने कोशिश कर ली, आपने एक्सप्रेसवे की भी बात की, आपने मेट्रो की भी बात की, लेकिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व पे ही ज़्यादातर वोट होता है। तो आपको लगता है कि आपको भी, आप भी मंदिर जा रहे हैं, आप भी अपना मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति अनवेल कर रहे हैं? अभी मैं एक्सप्रेसवे पे चल रहा था, मुझे हरियाणा का एक ग्रुप मिला पूरा,
वो महिलाएं जो जा रही थीं अयोध्या और अयोध्या के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में, तो मैंने उनसे पूछा कि इस एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हैं, क्या आपको इससे बेहतर एक्सप्रेसवे चलने को मिला है? उसमें सब ने कहा कि उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं देखा। पूरे देश ने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री एयरफोर्स के सबसे भारी विमान से, हरकुलिस से, एक सड़क पर उतरे थे, और वो एक्सप्रेसवे अगर किसी ने डिजाइन किया था तो वो समाजवादियों का डिजाइन था। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी जानबूझ करके इस देश के किसानों को धोखा देना चाहती है। उस एक्सप्रेसवे के किनारे समाजवादियों ने मंडी बनाई थी, मंडियां बनना शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश में, जिला अस्पताल बनना शुरू हो गए थे, मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल रहा था। ये जो चीजें 10 साल में बिगड़ी हैं और उत्तर प्रदेश की पिछले 6 साल से जो बिगड़ रही हैं चीजें, आपको इलाज नहीं मिल रहा, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो स्टेशन नहीं मिल रहा, आप हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो दवाई नहीं है, किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, आप कहने को आयुष्मान कार्ड बता रहे हैं, उसमें बेईमानी हो रही है। पढ़ने वाले जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं। मिड डे मील के लिए हम लोगों ने हॉट कुक्ड फूड्स कैसे सप्लाई हो टाइम से, उसके लिए सेंट्रल किचन बनाना शुरू कर दिए थे, इस सरकार ने काम रोक दिया। प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इंटरमीडिएट में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, आईआईटी में एडमिशन, आईटीआई में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। इस शहर का, दिल्ली शहर का सबसे प्रतिष्ठित अगर कोई स्कूल है तो वो संस्कृति है। मुझे याद है उस समय अधिकारियों ने मिलकर के मुझसे कहा कि लखनऊ में वो संस्कृति स्कूल खोलना चाहते हैं दिल्ली जैसा। मैंने उन्हें बजट दिया, संस्कृति स्कूल बना करके तैयार कर दिया लखनऊ। यस, लेकिन इस सरकार ने अभी तक स्कूल को नहीं चलाया, बंद कर दिया उस स्कूल को। तो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया हम लोगों ने, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिए, मेडिकल कॉलेजेस दिए। तो जनता को याद आ रहे हैं कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में और सुरक्षा में जो काम समाजवादियों ने करके दिखाए थे, उसके पास भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। इस सरकार ने हर चीज को बिगाड़ दिया है। कोई अच्छी चीज दे दीजिए ने, उसको बिगाड़ देंगे। ये चलती चक्की में रोड़ा अटकाना जानते हैं। पर आपने एक्सप्रेसवे की बात की, यू ऑल्सो एन इंजीनियर, आपने उसको, मुझे याद है यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिजाइनिंग द एक्सप्रेसवे ऑल्सो, वो उसमें आपने काफी पर्सनल इंटरेस्ट लिया था। ये सच है कि देश में आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए कोई, और जो डिजाइन समाजवादियों ने उस समय एक्सप्रेसवे में दी, एनएचएआई ने भी उसको फॉलो किया। आप याद कीजिए, एनएचएआई के जितने भी टोल होते थे वो सड़क पे हुआ करते थे, हर 50 किलोमीटर में गाड़ियां रुकती थीं। पहली बार देश में डिजाइन हुआ हाईवे जिसमें एक भी टोल सड़क पर नहीं था, सबके सब टोल एग्जिट पे नीचे कर दिए थे। और उसके बाद आज मुझे खुशी है कि एनएचएआई भी उसी रास्ते पर चल रही है। और ये एक्सप्रेसवे पे जो लाइट लगना, कि लाइट क्या लगेगी, डिजाइन क्या होगा, वेसाइड एमिनिटीज कैसे होंगी, ये एरिया किसके लिए होगा, रेगुलेट करेंगे इस हाईवे के किनारे जो भी डेवलपमेंट होगा, वो सब बिगाड़ दिया बीजेपी के लोगों ने। तो मुझे खुशी है इस बात की आज भी कि ऐसा बेहतरीन एक्सप्रेसवे किसी सरकार ने नहीं बनाया, और इतने रिकॉर्ड टाइम में बनाया। मुझे याद है जिस समय नेताजी शिलान्यास करने आए थे तो नेताजी ने कहा मैं उद्घाटन तभी करूंगा जब, शिलान्यास तभी करूंगा जब इसकी उद्घाटन की तारीख मुझे बता दोगे। तो मैंने कहा ये 36 महीने में बनेगा। उन्होंने कहा 36 महीने में बनाओगे अगर आप, तो पता नहीं आपकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैंने नेताजी से कहा कि आप कितने दिन में चाहते हो, तो उन्होंने कहा इसको 2 साल में बनाइए। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि उस समय जितनी भी कंपनियां काम कर रही थीं उनका धन्यवाद देता हूं, और अधिकारियों ने मिलकर के उस हाईवे को जो 24 महीने में बनना था वो 21 महीने में 323 किलोमीटर बना करके तैयार कर दिया। और एक्सप्रेसवे में आई रिमेंबर आप फिर साइकिल पे भी चले, पर आपको लगता है अब टाइम बदल रहा है तो थोड़ी फास्टर आपको गाड़ी लेनी चाहिए, साइकिल नहीं तो मोबाइल, नहीं तो कुछ और? नहीं, मैं तो हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप, इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। तो हम तो उसी बात पे आज भी कायम है कि अगर रफ्तार बढ़ जाए किसी भी तरीके से, टेक्नोलॉजी से बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ जाए, लोगों का आना जाना बढ़ जाए, जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। फाइनल क्वेश्चन, आखिर अगर आपके पास, इफ आई से यू हैव टेक अ डे ऑफ, एक छुट्टी, तो आप क्या करेंगे? व्हाट डू यू लाइक डूइंग? डू यू लाइक वाचिंग अ मूवी? आपको कौन सी फिल्म्स पसंद है, म्यूजिक, क्या आप करते हैं? अब तो ऐसी स्थिति है अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूंगा तो बोर हो जाऊंगा मैं।
अब छुट्टी भी बोर लगती है, इसलिए राजनीति में काम करते ही रहना है, यही छुट्टी है। तो वॉच अ पॉलिटिकल थ्रिलर और वॉच प्राइम टाइम न्यूज। थैंक यू। हाँ, मैं बहुत कम देखता हूँ न्यूज़ तो इधर। अच्छा, ये न्यूज के बारे में याद आई, जो एंकर का बॉयकॉट हुआ था, आप उससे सहमत हैं या नहीं? बात बड़ी थी, बॉयकॉट तो उनका होना चाहिए था जो लाइसेंस होल्डर हैं। यहाँ भी लाइसेंस होल्डर बैठे हैं, तो आप हमको डोंट। वो हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं उनका तो बॉयकॉट नहीं करूंगा मैं। चलिए अखिलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस एंड थैंक यू। बिग हैंड फॉर अखिलेश यादव।